ऐसे ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसकी एंडिंग के बारे में। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर जेनी विलेनव ने फ्रैंक हर्बर्ट की नॉवल के अपने इस अडेप्टेशन को शांत मोमेंट के साथ खत्म किया। हार्कनन सेना और सर्दोकार द्वारा रेगिस्तान में पीछा किए जाने के बाद जेसिका और पॉल एक सैंडवर्म के हमले से बचे। वो फ्रेमेन से मिले, उन्हें अपनी काबिलियत साबित की और अब वो फ्रेमेन्स के साथ सीच तब्र की तरफ निकल चुके हैं। तो ये एंडिंग पूरे नैरेटिव में किस तरह से सटीक बैठती है। फ्रेमेन की इज्जत पाकर पॉल और लेडी जेसिका का सीच में स्वागत किया जाता है। ये पॉल को उनका यंग लीडर या मसीहा बनने के रास्ते की भूमिका तैयार करता है, जिसको वो एक गैलेक्सी वाइड क्रूसेड यानी धर्म युद्ध में फॉलो करेंगे। इससे उसे चानी यानी उसकी फ्यूचर लवर और उसके बच्चों की मां की रिस्पेक्ट भी मिलती है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि ये उसे उन चीजों के लिए तैयार करता है जो उसके भविष्य में उसके सामने आने वाली हैं। ड्यून नॉवेल में कहानी मेनली दो भागों में बताई गई है। एक है पॉल की कमिंग ऑफ एज स्टोरी, जिसमें वो खुद अपने बलबूते पर एक लीडर बन के उभरता है, और दूसरा भाग है हीरो की जर्नी का। पॉल का किसी को मारने का टफ डिसीजन ना सिर्फ ये साबित करता है कि वो अपने किसी करीबी जैसे उसकी मां की जान को खतरा होने पर एक प्रैग्मेटिक लीडर हो सकता है, लेकिन ये उसकी मैच्योरिटी का भी सिग्नल देता है। इससे पहले फिल्म में अपने फादर ड्यूक लेटो के साथ बातचीत में पॉल हाउस एट्रेडिस का लीडर बनने पर बेचैनी जाहिर करता है। हालांकि फिल्म के एंड तक पॉल एक लीडर बनने के लिए साफ तौर पर तैयार है, फिर चाहे वो डंकन आइडाहो का माय लॉर्ड ड्यूक को एक्सेप्ट करना हो या अपने परिवार के एक मेंबर की देखभाल करना हो जो अभी भी जिंदा है, यानी कि उसकी मां लेडी जेसिका। हालांकि पॉल के हाथों जेमिस की मौत भी पॉल के फ्यूचर का एक डरावना पूर्वाभास है। उन दोनों की लड़ाई काफी हद तक पॉल के कंट्रोल से बाहर थी और उसे ऐसी स्थिति में मजबूर किया गया जहां उसे किसी को मारना पड़ा। यह उसकी खुजात हेड्रेक यानी बेने जेजेट की प्रोफेसी में बताए गए मसीहा बनने की उसकी जर्नी को दर्शाता है। पॉल के मजबूरी में लिए गए डिसीजंस ही बाद में उसे उसके नाम पर होने वाले क्रूसेड यानी धर्म युद्ध की ओर ले जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि पूरे ब्रह्मांड में अरबों लोगों की मौत हो जाएगी। जेमिस की मौत उन कई लोगों में पहली मौत थी। एंडिंग में एक और सवाल उठता है, पॉल और लेडी जेसिका कहां जा रहे हैं। जैसा कि हम स्टिलगार को कहते हुए सुनते हैं, जेमिस के साथ पॉल की लड़ाई के बाद फ्रेमेन का ग्रुप उसे और उसकी मां को आगे रेगिस्तान में ले जा रहा है। वो बियाबान रेगिस्तान में सबसे बड़े फ्रेमेन गढ़ों में से एक सीच तब्र की ओर जा रहे हैं, और जहां ड्यून 2 की ज्यादातर कहानी फिल्माई जाएगी। रेगिस्तान के दुर्गम हालात एनवायरनमेंट को उन लोगों के लिए खतरनाक बना देते हैं जो इससे वाकिफ नहीं हैं। सीच में रहने से न सिर्फ पॉल और लेडी जेसिका को सैंडवर्म से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि ये हाउस हार्कनन समेत किसी भी दूसरे दुश्मन से उनकी प्रोटेक्शन करेगी। एक और सवाल जो पूरी फिल्म देखने के बाद कई लोगों के मन में उभरता है, वो ये है कि पॉल के सपनों का आखिर मतलब क्या है। फिल्म काफी हद तक पॉल एट्रेडिस के सपनों और विजन्स पर निर्भर है, लेकिन जो कुछ वो देखता है वो अभी तक फिल्म में आया नहीं है। हालांकि वो फिल्म के एंड में चानी और जेमिस से मिल लेता है, लेकिन उसके सपनों में जो कुछ दिखाया जाता है वो एक्चुअल में अभी होने से कुछ समय दूर है। इन ड्रीम्स को साकार करने के लिए पॉल की फ्रेमेन से मुलाकात भी काफी अहम है। यंग एट्रेडिस का अराकिस के नेटिव लोगों के लिए एक मसीहा बनना तय है, जो उनके खूनी क्रूसेड्स को इंस्पायर करता है। इस धर्म युद्ध की झलक दो खास ड्रीम्स में दिखाई गई है। एक तब होता है जब पॉल और सैनिकों का एक ग्रुप रेगिस्तान में हमला करता है। पॉल को वहां सोने के कवच पहने देखा जा सकता है, क्योंकि वो और बाकी सैनिक रेत के नीचे से आते हैं, जो कि एक नॉन फ्रेमेन गोरिल्ला लड़ाई की टेक्निक है। दूसरे में पॉल, चानी और उनके कुछ फॉलोअर्स कैलाडैन के सैनिकों को एक जहाज से नीचे की ओर देखते हुए दिखाया गया है। वो एट्रेडिस का बैनर लहरा रहे हैं और अपने लीडर की जय जयकार कर रहे हैं। पॉल के बाकी सपने
उसकी कहानी में चाने की इंपॉर्टेंस और फ्यूचर में उनका रिश्ता कैसे अहम होगा, इस पर भी संकेत देता है। अरैकिस में अगले पार्ट में क्या होने वाला है? अरैकिस पर एट्रेडिस का रूल अब कम हो गया है। हार्कनेन्स अब डेजर्ट प्लेनेट पर रूल करने के लिए वापस आ जाएंगे। फिल्म में ये अंडरलाइंग प्लान असल में हार्कनेन्स को वापस लाने और एट्रेडिस को खत्म करने के बारे में था। लैंसराड यानी वो पॉलिटिकल बॉडी जो सभी ग्रेट हाउसेस को रिप्रेजेंट करती है, उसी में ही ड्यूक लेटो की पॉपुलैरिटी से एम्परर को बहुत ही बड़ा खतरा था। एट्रेडिस को अरैकिस का इंचार्ज रखने की पॉलिटिकल पैंतरेबाजी एक दो तरफा कोशिश थी, जिससे एम्परर के सिंहासन का खतरा भी टल जाए और क्रूएल और शक्तिशाली हाउस हार्कनेन के साथ उनके रिश्ते भी सही रहें। आखिरी चीज, इस एंडिंग का आखिर मतलब क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा, ड्यून के एंड में पॉल एक लीडर तो बनता ही है, पर उसे किसी को मारने के लिए भी मजबूर किया जाता है। ये ना सिर्फ इस क्रूर दुनिया में लीडर्स के किए जाने वाले डिफिकल्ट डिसीजंस को हमारे सामने रखता है, बल्कि ये इस बात पर भी ध्यान ले जाता है कि पॉल का हीरो वाला सफर असल में एक हीरो वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं है। पॉल के लीडरशिप का रिजल्ट अरबों लोगों की मौत होगा, लेकिन यह सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ बदला लेने के मिशन के रूप में शुरू होगा जिन्होंने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया, यानी हार्कनेन्स और एम्परर। ड्यून की एंडिंग हैप्पी नहीं है और ना ही इसे हैप्पी होना था। पॉल ने अपनी मां को तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन उसने ऐसे इवेंट्स के होने में भी मदद की जिन्हें रोकने की उसमें अभी पावर नहीं है। ये इस अंडरलाइंग मैसेज को भी एस्टैब्लिश करती है कि ह्यूज पावर वाले कभी भी क्रूर हीरोज नहीं हो सकते हैं। कभी कभी इतनी पावर या इन्फ्लुएंस वाले लोगों को ऐसे रूथलेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यह हर्बर्ट के इस आइडिया को इंडिकेट करता है कि कोई भी ट्रू हीरो नहीं होता है और ना ही ऐसा होना पॉसिबल है। चलिए अब ओवरऑल फिल्म से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जिससे आप इस फिल्म को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज, पॉल ड्यून के डेजर्ट माउस को बार बार क्यों देखता रहता है? पॉल पहले उस होलोग्राम में रेगिस्तानी चूहे को देखता है जिसमें वो अरैकिस के बारे में सीख रहा था, हंटर सीकर को पकड़ने से पहले। पॉल फिर दोबारा चूहे को देखता है जब वो उस टेंट से निकलते हैं जिसे वो और जेसिका डेजर्ट में छिपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूहे को एक रेजिलिएंट डेजर्ट क्रीचर के रूप में दिखाया गया है, जिसकी मूवमेंट को सैंडवर्म डिटेक्ट नहीं कर सकते और जिसके कान रेगिस्तान की हवा से नमी भी इकट्ठा कर सकते हैं। किताबों में ड्यून के फ्रेमेंस इस क्रीचर को मुअद्दिब कहते हैं। इसके अलावा पॉल को इस मुअद्दिब से रिलेट भी किया गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉल ने यह नाम तब लिया जब फ्रेमेन अल्टीमेटली उसे अपने में से एक मान लेते हैं, और इस तरह से पॉल रेगिस्तान के मुअद्दिब रेजिलियंस और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। एक और ऐसा सवाल है जिसने मुझे काफी इंट्रिग किया और शायद आपको भी किया हो, और वो ये कि लेडी जेसिका आखिर पॉल से घबराई हुई क्यों रहती है? ड्यून में जैसे जैसे पॉल की शक्ति बढ़ने लगती है, लेडी जेसिका डरी डरी सी नजर आने लगती है। वो उससे भी डरती है और उसके लिए भी डरने लगती है कि बेने जेजरेट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पर ऐसा क्यों? बेने जेजरेट के तौर पर लेडी जेसिका को अपने इमोशंस पर कंप्लीट कंट्रोल रखने के लिए ट्रेन किया गया है, ताकि वो दूसरों के इमोशंस को पढ़ सके और उनमें हेरफेर कर सके। फिर भी वो फिल्म के ज्यादातर पार्ट में अपने बेटे पॉल और उन शक्तियों के बारे में पैनिक करना शुरू कर देती है जिन्हें वो उसके सामने लाना शुरू कर रहा है, यहां तक कि वो उसके आसपास बेचैन सी भी नजर आती है। बेने जेजरेट टेक्निक इमोशनल रिस्पॉन्सेस को दबाने का एक तरीका लग सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यही इसकी सही इंटरप्रिटेशन हो। इसके बजाय माना जाता है कि बेने जेजरेट को अपने सराउंडिंग्स की इनर और आउटर दोनों चीजों के बारे में पूरी जानकारी होती है, और साथ ही साथ अपने इमोशंस की भी गहरी समझ होती है। लेडी जेसिका अभी भी अपने प्यार ड्यूक लेटो समेत दूसरों के सामने खुद को एक रूखी औरत दिखाना मैनेज कर लेती हैं, पर वो अपने इमोशंस को सिर्फ उसी वक्त एक्सप्रेस कर पाती हैं जब वो अकेली या फिर पॉल के साथ होती है। नॉवेल और फिल्म दोनों में लेडी जेसिका की खुजाद हेड्रेक बनने के लिए पॉल के एवोल्यूशन के प्रति इमोशनल रिस्पॉन्सेज ये समझाते हैं कि वो उस रेवोल्यूशन से क्यों डरती है
असल में वो पॉल की अपार शक्ति के बारे में कंसर्न है। पॉल के बारे में लेडी जेसिका का डर साफ है, क्योंकि एक बेने जेजेट होने के नाते वो एक इंटेंसिटी के साथ ये महसूस कर सकती है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। इसके अलावा वो इस बात से डरती है कि वो आगे क्या बन सकता है। वो अच्छी तरह से जानती है कि उस तरह की अनइमेजिनेबल पावर किसी इंसान के लिए क्या कर सकती है। सुप्रीम बीइंग के रूप में पॉल की पोजीशन की ह्यूमैनिटी को अच्छी तरह से छीन सकती है और नॉन यूनिवर्स में वायलेंस को खत्म कर सकती है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जो पॉल को तो डराता ही है, लेकिन यकीनन लेडी जेसिका को इससे कहीं ज्यादा डराता है, क्योंकि वो अपने बेटे से बेहतर इस चीज को समझती हैं कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। यह पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला लग सकता है कि जब इतने सालों के इंतजार के बाद वाकई खुजात हेड्रेक आ रहा है तो जेसिका इतनी परेशान क्यों है। लेकिन उसके डरने के कुछ रीजंस हैं। एक, वो पूरे इंपीरियम में लड़ाई छेड़ने की पॉल की पोटेंशियल पावर से डरती है, जो कि एक ऐसा फ्यूचर है जिससे पॉल अपने विजन में देख के खुद डर गया था। दूसरा ये कि बेने जेजरेट ड्यूक और पॉल के लिए लेडी जेसिका के प्यार को एक फ्लॉ मानते हैं। उसे एक बेटी को जन्म देना था जो आगे जाके खुजात हेड्रेक को जन्म देती, लेकिन ड्यूक लेटो के लिए लेडी जेसिका का प्यार ऐसा था कि उसने बेने जेजरेट के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया और उसके लिए एक बेटा पैदा किया ताकि लेटो को हाउस एट्रेडिस का उत्तराधिकारी मिल सके। दूसरे शब्दों में, लेडी जेसिका ने बेने जेजरेट की प्लानिंग के कंपैरिजन में एक जनरेशन पहले ही खुजात हेड्रेक को इस दुनिया में जन्म दिया। तो दोस्तों, ये था ड्यून की एंडिंग का मतलब। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।